स्क्रीन विजिबल है बेटे? Yes, sir. Today's concept is AC generator, alternating current generator, AC generator. तो इसका डायग्राम बना हुआ है। AC जनरेटर क्या होता है, इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है आपके सामने। नंबर 1, ये मैग्नेट लगे हुए हैं, कनकेव मैग्नेट, नॉर्थ रिप्रेजेंटिंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल मैग्नेट। और उसके बीच में ये जो वायर है, ये कॉइल है, ये वायर देखो, इसको आर्मेचर बोलते हैं, आर्मेचर। दिस इज आर्मेचर। और ये जो वायर ऐसे रोटेट कर रही है, ये जो है रोटेट कहां से होती है, हाइड्रो टर्बाइन जो होते हैं, हाइड्रो टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन में क्या होगा, वाटरफॉल करता है हाइट से, वाटरफॉल करेगा हाइट से वाटर। और यहां पे टर्बाइन होते हैं, ये टर्बाइन रोटेट करेंगे। इन टर्बाइन के साथ लिंक्ड ये होती है आर्मेचर। तो ये इसके साथ ये जो है, ये आर्मेचर भी रोटेट करेगा। आर्मेचर रोटेट करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगा तो आर्मेचर जो है कॉपर की बनी हुई है, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है वो चलना शुरू कर देंगे। क्यों चलेंगे? वो दो डायरेक्शन में चलेंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वो हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से पता लगा सकते हैं। पहला तो हमारा क्या है, हम कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं, ये दो मैग्नेट लगे हुए हैं, नॉर्थ पोलैरिटी एंड साउथ पोलैरिटी, कनकेव मैग्नेट है, ये बड़े बड़े मैग्नेट होते हैं। अब हमारा मोटिव है इस आर्मेचर को रोटेट करवाना मैग्नेटिक फील्ड में। तो रोटेट कराने के लिए या तो आप इंजन लगा लो, या तो आप हाइड्रो टर्बाइन से घुमा लो, या तो थर्मल पावर प्लांट होते हैं। थर्मल पावर प्लांट क्या होते हैं, हीट वाटर को सप्लाई होती है, वाटर बॉयल करता है, वाटर बॉयल कर जाता है, बॉयल करने के बाद वाटर जो है, बॉयल करने के बाद स्टीम बन जाती है। और स्टीम क्या करेगी, स्टीम के पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी टरबाइन को ही रोटेट करेगी। मोटिव वही है, टरबाइन रोटेट होगा, टरबाइन इसके साथ लिंक्ड होगा, और ये आर्मेचर रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो है इसको घुमाना ही मोटिव है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहां भी ऐसा ही होता है, घुमाना तो टरबाइन को ही। अगर टरबाइन रोटेट कर गया मैग्नेटिक फील्ड में तो ये आर्मेचर रोटेट कर गई मैग्नेटिक फील्ड में, आर्मेचर रोटेट कर गई अगर मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होता है इसका हम प्रिंसिपल करेंगे आगे। पहले हम ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, यूरेनियम पे बम्बार्ड करते हैं न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पे, और उसके बाद निकलता है रिएक्शन में बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे पर रिएक्शन, प्लस निकलेगी हीट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन। ये हीट भी क्या करती है, ये हीट वाटर को सप्लाई होती है। वाटर क्या होता है, वाटर बॉयल करेगा, वाटर बॉयल करेगा तो वाटर से क्या बनेगा, स्टीम बनेगा। स्टीम के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, टरबाइन को रोटेट करेगी। मोटिव हमारा यही है। तो ये सब एसी जनरेटर अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करेंगे। अब देखिए व्हाट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर और एसी डायनेमो बोलते हैं इसको, और अल्टरनेटर भी, इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी। जब ये आर्मेचर मोशन में आती है तो इसके पास मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रिक एनर्जी। डायनेमो के एसी जनरेटर एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसका मतलब डायनेमो। अब इसके पार्ट्स देखो, नंबर 1 ये मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बता दी। नंबर 2 ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं अब हम, कंस्ट्रक्शन। इसको बनाने के लिए एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। नंबर 2 सबसे पहले नंबर पे तो हमें क्या चाहिए, पहले नंबर पे तो हमें ये चाहिए एक जो है
मैकेनिकल एनर्जी, इसको मोशन कराने के लिए तो हाइड्रो टरबाइन चाहिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट चाहिए, ये सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, ये हाइड्रो टरबाइन, या फिर कोई इंजन ले लो, कोई मशीन ले लो। उसके बाद नंबर 2 पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसके बाद आर्मेचर, आर्मेचर, आर्मेचर PQRS इसको नाम दिया गया है आर्मेचर। नंबर 3 पे, नंबर 4 पे हमें क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, ये स्लिप रिंग्स, ये लगे हुए स्लिप रिंग्स, स्लिप रिंग्स, क्योंकि ये आर्मेचर है, ये जब रोटेट करेगी तो रिंग रोटेट नहीं करेगा, इसके अंदर वायर्स ये जैसे रोटेट करेंगे, ये दोनों वायर्स, राइट। क्योंकि अगर ये रिंग रोटेट करेगा तो ये सर्किट भी सारा रोटेट करेगा, हमें तो इससे करंट लेना है इन वायर से, और ये वायर, ये स्लिप रिंग्स क्या करते हैं, इन वायर से करंट स्वीप कर लेते हैं। और ये लोड जो लगी है स्लिप रिंग्स, और इसके साथ नंबर 5 पे ब्रशेस, ये ब्रशेस, ब्रश, ये स्लिप रिंग भी रोटेट करते हैं, लेकिन ये साथ में ब्रश लगा हुआ है, जो ब्रश, ये ब्रश ऐसे टच है, ये स्वीप कर लेता है करंट को, स्लिप रिंग रोटेट कर रहे हैं, ब्रशेस। उसके बाद नंबर 6 पे लोड, लोड ये वो, ये यहां से हम आउटपुट लेते हैं जो हमने जनरेट किया आउटपुट। 7 पे लोड, लोड हमें क्या देगा, आउटपुट, लोड है रेजिस्टेंस R, यहां से हम आउटपुट लेंगे, करंट और स्वीप करंट जो है, जो भी हमारे पास जनरेशन आएगा करंट का, वो यहां से हम रिसीव करेंगे। इसको बनाने के लिए हाइड्रो टरबाइन का, इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमें, तो हाइड्रो टरबाइन चाहिए, या न्यूक्लियर पावर प्लांट, या थर्मल। उसके नंबर 2 पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, नंबर 3 पे आर्मेचर चाहिए PQRS, नंबर 4 पे स्लिप रिंग्स चाहिए, ये रिंग्स R1 एंड R2, ब्रशेज चाहिए, लोड रेजिस्टेंस चाहिए आउटपुट गेन करने के लिए। अगर कॉयल, देखो अभी इसमें इसने बताया कॉयल अगर ऐसे रोटेट कर रही है तो करंट का डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से, और अगर ये ऐसे रोटेट कर, ये अगर इसकी डायरेक्शन में रिवर्स कर दूं, इसमें दोनों में सेम ही है, अगर इसका रोटेशन रिवर्स हो जाए तो करंट का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए इसका प्रिंसिपल, AC जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इसमें मिक्स कर देते हैं बच्चे, पहले हमने ट्रांसफार्मर पढ़ा, ट्रांसफार्मर में का है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहां बच्चे क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन, और इसका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ध्यान में रखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर, यहां गलती होती है बच्चों, इसलिए मैं कंपेयर कर रहा हूं, ये इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, फैराडे में लॉ में आपने पढ़ा था, देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, डेफिनेशन पढ़ा था आपने EMI का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कोई बच्चा बताएगा मुझे, व्हाट इज, श्रद्धा बताओ जरा माइक ऑन करके, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जल्दी जल्दी बताना है। बोलो बोलो, मैंने बहुत बार आई Yes, sir. डेफिनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है बेटे, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद आ जाएगा। आप बताओ। Sir, the production of an electromotive force across a conductor, which changes magnetic field, is known as electromagnetic induction. बेटा थोड़ा अच्छे से पढ़ा करो, देखो जब ये आर्मेचर रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में, आपको इतना बड़ा आर्टिकल करवाया गया था जिसकी 5 डायग्राम्स थी, इधर नॉर्थ पोल और इधर साउथ पोल, ठीक है। इसमें 2 पोजीशन में डिस्कस करूंगा, एक कॉइल की ये पोजीशन, एक कॉइल की ये पोजीशन, मैंने वहां 5 पोजीशन डिस्कस करी थी।
ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ऐसे। बी, एरिया वेक्टर इसका आपके फेस की तरफ परपेंडिकुलर है, बी और ए, इसका इधर ही है। हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू बी ए कोसाइन थीटा, फाई इज इक्वल टू बी ए थीटा इज ओमेगा टी। ये मैंने आपको डिटेल में बता रखा है पहले। ओमेगा एंगुलर स्पीड ऑफ द आर्मेचर। अब जब ये आर्मेचर रोटेट करेगी मैग्नेटिक फील्ड में तो इसके अक्रॉस फ्लक्स चेंज होगा, एंड दिस इज ए क्लोज सर्किट। ये देखो ये क्लोज सर्किट है। फैराडे लॉ, इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes, क्योंकि ये देखो एरिया ये घूमेगी, रोटेट करेगी कॉइल, तो जो है एरिया इसका जो है ये रोटेट करेगी तो फाई चेंज होगा। whenever magnetic flux linked with the closed circuit changes, मतलब there is a d phi by dt। किसी भी क्लोज सर्किट के अक्रॉस अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इस वायर के नंबर ऑफ टर्न n है, तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग उसमें उसके इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगता है, वायर के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, और वो मोशन में आते हैं, और अगर तो वहां ईएमएफ जनरेट हो जाती है, और यू कैन से दैट करंट जनरेट हो जाता है, करंट। ये फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट चेंजेस, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट इन द क्लोज्ड सर्किट। फाई को चेंज करना हमारा मोटिव था। आरुषि बोलो बेटा मैंने क्या बोला, जरा रिपीट करना। व्हाट इज द प्रिंसिपल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? क्विक, जल्दी। Sir, whenever there is change in magnetic flux, EMF is induced in the coil, or we can say that current is induced. Good. Current is induced. अब इसकी वर्किंग है, ये जो मैंने सारा कुछ लिखा है ये वर्किंग है। वर्किंग में मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट द आर्मेचर इज रोटेटिंग इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लक्स मेरे पास है phi is equal to ba cos omega t, एंड फाइनली phi is equal to, अगर n है इसके नंबर ऑफ टर्न, nba कोसाइन ओमेगा t। अब ये सब चीजें मुझे पता है, n नंबर ऑफ टर्न है, b मैग्नेटिक फील्ड है, a एरिया ऑफ द आर्मेचर है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर स्पीड है, t टाइम है। अब फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ EMI, फैराडे लॉ से आई नो दैट EMF इज इक्वल टू माइनस d phi by dt. Put this value here. EMF is equal to minus d by dt n b a cosine omega t। सिंपल। EMF आ गया यहां से, माइनस n कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया, ये डिफरेंशिएशन के बाहर, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है डिफरेंशिएशन के बाहर, एरिया कांस्टेंट है बाहर, राइट, d by dt ऑफ cosine omega t। What is the differentiation of cosine omega t? Who will tell me? बोलो जल्दी बोलो। माइनस एन बी ए कोसाइन ओमेगा टी की माइनस साइन ओमेगा टी एंड डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी की दोबारा से। फाइनली EMF इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस हो गया, प्लस एन बी ए ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा एंड साइन ओमेगा टी, ये आपने पहले भी किया हुआ है। एंड फाइनली EMF इज इक्वल टू, ये सारी जो वैल्यू है एन बी ए ओमेगा, इसको हम ई नॉट रिप्रेजेंट कर देते थे साइन ओमेगा टी। ये आ गया मेरे पास EMF जो जनरेट हुई, इसमें E जो है
इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ है। अब देखो लुक हियर, अगर इस आर्मेचर का रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ इज इक्वल टू आई आर। सो हम यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। अब ये क्वेश्चन है पेपर में, ई नॉट के अंदर क्या है, ई नॉट इज इक्वल टू, ये जो मैंने ई नॉट लिखा एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा मैक्सिमम ईएमएफ ये है। इसके ऊपर क्वेश्चन में आएगा आगे, इसको नोट कर लें अच्छे से। अब देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में ईएमएफ की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 1 में ईएमएफ की वैल्यू में आई आर रख दूं, आई आर इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आई कितना बन गया मेरे पास, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर कितना है, आई नॉट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिव करंट जनरेट कर दिया हमने। आई नॉट के अंदर क्या है, ई नॉट बाई आर। This is the maximum current, peak value of current, peak value of current, right? ये आप पढ़ चुके हो पहले। और ये जो डायग्राम की थी इसमें हमने अल्टरनेटिव करंट कंप्लीट। अब यहाँ जो है फ्लक्स मैक्सिमम कब चेंज होगी और मिनिमम, यहाँ पे मेरे पास ये नंबर 1 डायग्राम, ये नंबर 2 डायग्राम, यहाँ पे देखा था हमने। फ्लक्स था मेरे पास फाई इज इक्वल टू बी ए कोसाइन थीटा, इसमें थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। इस सिचुएशन में फ्लक्स बी ए कोसाइन 90 डिग्री, कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंजेस इज 0, राइट। लेकिन इस सिचुएशन में जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में पैरेलल है, कॉइल का प्लेन परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड में। ये सिचुएशन नंबर 1 थी। और सिचुएशन नंबर 2 में फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोसाइन 0, कोसाइन 0 1 होता है, तो बी ए मैक्सिमम फ्लक्स चेंज होगा। यहाँ पे मैक्सिमम करंट आता था इस सिचुएशन में, ये मैं आपको करवा चुका हूं पहले भी। तो इस तरह से ये अल्टरनेटिंग जनरेटर है, इस तरह से हम करंट को जनरेट कर सकते हैं। जो भी करंट आएगा वो इस लोड के थ्रू, इस लोड से हम रिसीव करेंगे, राइट। लोड का मतलब क्या है, पानी तो हम नलके से डायरेक्ट भी पी सकते हैं, है ना, लेकिन हम क्या करते हैं, कंटेनर रखते हैं नीचे, कंटेनर रखेंगे फिर कंटेनर में भरेंगे, तो ये उसका मतलब ये इस तरह से होता है लोड, आउटपुट जहां से हमें रिसीव मिलती है। तो ये सब है एसी जनरेटर। मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एसी जनरेटर और एसी डायनेमो अल्टरनेटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग करंट। मोशनल, इसके मोशन में, जब ये आर्मेचर मोशन में आई तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है रोटेट कर गए, चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस, फील्ड लाइंस ने फोर्स लगा दी इलेक्ट्रॉन पे, राइट। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो करंट चलेगा उसके अपोजिट, और करंट हमारे पास ये आया। इसका प्रिंसिपल हमने देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको हमने डिटेल में पढ़ा। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, फील्ड, मैग्नेट, ये सब देख लिया। वर्किंग मैंने आपको डिटेल में समझा दी विद मैथमेटिकल प्रूफ्स। सो दिस इज, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। Let us suppose that न्यूमेरिकल है, एक छोटा सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं पहले। ये जो n नंबर ऑफ टर्न है इसके, इस आर्मेचर के, these are given 100। एरिया इसका है, एरिया ये आर्मेचर का ये वाला एरिया, ये एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर, 0.10 मीटर स्क्वायर।
इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.5 हर्ट्ज, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ दे रखा है दैट इज इक्वल टू 0.001 टेस्ला। आपसे पूछा है मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटर निकालिए, इसमें यू नीड टू कैलकुलेट मैक्सिमम वोल्टेज जनरेटेड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा? अभी अभी किया मैंने, बताइए कौन बच्चा बताएगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा? NBA ओमेगा। गुड, NBA ओमेगा, लेकिन ओमेगा नहीं है मेरे पास, आप क्या करेंगे? सर 2 पाई f डाल देंगे वैल्यू। गुड, इंटू 2 पाई f। तो इन सब का प्रोडक्ट करेंगे, अब पुट ऑल द वैल्यूज। E naught n number of turn 100 into magnetic field 0.01 टेस्ला मल्टीप्लाई एरिया 0.10, सब SI में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी दैट इज गिवन 0.5 हर्ट्ज, और सबके यूनिट आएंगे वोल्ट। और मेरे पास आंसर है इस क्वेश्चन का, तो इसका आंसर आएगा 0.314। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, आई हैव आंसर। तो इस तरह से एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। AC जनरेटर कॉइल कंसिस्ट 50 टर्न्स, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैथमेटिकल लिख रहा हूं। कॉइल के टर्न्स हैं 50 टर्न्स। CBSE में फाइनल एग्जाम में पूछा गया है ये। एरिया इज गिवन, एरिया इसका आर्मेचर का एरिया दे रखा है 2.5 मीटर स्क्वायर, 2.5 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है जी। इसकी एंगुलर स्पीड दे रखी है ओमेगा 60 रेडियन पर सेकंड पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दे रखा है, दिस इज गिवन 0.30 टेस्ला, 0.30 टेस्ला, और I have given the resistance also of the wire, the 500 ohm, 500। मेरे से पहला क्वेश्चन किया है पार्ट ए में कि मैक्सिमम करंट निकालिए, मैक्सिमम करंट कितना हो, I नॉट पूछा गया पिछले क्वेश्चन में। I नॉट निकालने के लिए बेटा क्या चाहिए मुझे, I नॉट का फॉर्मूला क्या है, E नॉट बाई आर। E नॉट अभी आपने किया NB A omega divided by R. Put the values and tell me the value of maximum current. You have 20 seconds. 4.5 एम्पियर। 4 पॉइंट इतनी जल्दी निकालिए, बुक रखिए साथ में। नहीं सर निकाला। गुड, वेरी नाइस, यही आएगा, और बच्चे भी निकालें। दूसरा क्वेश्चन इसने पुट किया है, what is the flux through the coil when current is 0? क्वेश्चन लिख लो, कुछ पार्ट नंबर 2। what is flux through coil when current is 0? जब करंट 0 आएगा तो फ्लक्स क्या होगा? सो क्या करोगे इसके लिए? करंट का वैल्यू है आपके पास I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट के अंदर क्या है, I इज इक्वल टू I नॉट के अंदर है NB, इससे पहले वाला स्टेप लिखो, E नॉट बाई आर।
साइन ओमेगा टी। अब फाइनली क्या बना मेरे पास से, ये आई बना मेरे पास, आई इज इक्वल टू ई नॉट के अंदर है एन बी ए ओमेगा डिवाइड बाई आर साइन ओमेगा टी। अब बेटा करंट तो तभी जीरो होगा अगर, क्या होगा, यहां करंट जीरो किस कंडीशन पे होगा, अगर ये ओमेगा टी जीरो हो जाए, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, अगर ये ओमेगा टी कितना बन जाए, जीरो। ये स्टेप नोट करो, समझ में आ गया क्या बोला मैंने, रिप्लाई करो। Yes, sir. अगर ओमेगा टी जीरो, इसने बोला जब करंट जीरो होगा तो फ्लक्स निकालिए, तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो अलग है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कोसाइन ओमेगा टी। अब यहां पुट कर दो आप ओमेगा टी की वैल्यू जीरो, फाई इज इक्वल टू बी ए, अब यहां नंबर ऑफ टर्न भी आएगा साथ में, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न है इसमें, तो कॉस जीरो तो 1 होता है, कोसाइन जीरो 1, ये बी ए एन आ गया, तो फ्लक्स निकाल लीजिए, बी आपके पास दिया है, ए दिया है, एन दिया है, बताओ जल्दी जल्दी। आंसर बोलो जल्दी, कितना आंसर आया? 0.75। नहीं नहीं, कुछ और आएगा। मेरे पास आंसर्स हैं, इसका आंसर आना चाहिए 37.5। 37.5. 37.5 वेबर यूनिट का ध्यान रखें। अच्छा, एक तो उसने पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कॉइल व्हेन करंट इज जीरो। दूसरा इसका बी पार्ट, ये इसका ए पार्ट है, इसका बी पार्ट पूछा है व्हाट इज फ्लक्स व्हेन करंट इज मैक्सिमम। नोट करो इसको भी, फ्लक्स क्या होगी जब करंट मैक्सिमम होगा, तो करंट आई मैक्सिमम होगा अगर साइन ओमेगा टी मैक्सिमम हो जाए। देखो इफ साइन ओमेगा टी मैक्सिमम, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है बेटा, 0 से 360 डिग्री तक कहां पे आता है, 1 ही है ना, तो अगर साइन ओमेगा टी 1 है तो ओमेगा टी कितना आएगा, π/2 I/2. पाई बाय 2, 90 डिग्री। तो फ्लक्स भी तो निकाला जा सकता है, फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए तो साइन पाई बाय 2 कॉस 90 कितना हो गया, 0. जीरो, फ्लक्स जीरो, इस सिचुएशन में फ्लक्स जीरो। और भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत हैं, कल हम इसके मल्टीपल पे जाएंगे। आज ये बेसिक लेक्चर अभी है 5 मिनट, एक आधा क्वेश्चन मैं और ढूंढता हूं कहीं से। एक रीजनिंग क्वेश्चन लेते हैं, इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, नॉट रीजनिंग। बोला है एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर तो आपके सामने डायग्राम बना है, एक्सप्लेन विद रीजन क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विद रीजन what will be the effect of doubling the speed what will effects of
doubling speed of rotation on flowing. Number one, frequency of rotation. Frequency of rotation. तो ये क्वेश्चन यहां से आ जाएगा, यू नो दैट ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। अब क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर बताओ। What will be the effects of doubling its speed of rotation on the flowing? Frequency of rotation. बोलो। ये भी तो डबल हो जाएगी, ये डबल नहीं हो जाएगी, ये भी इसको डबल किया बोलो बेटा। इसने बोला है क्वेश्चन पढ़ो, एक्सप्लेन विद रीजन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ डबलिंग स्पीड ऑफ रोटेशंस ऑन द फ्लोइंग। स्पीड ऑफ रोटेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो नंबर वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी डबल हो जाएगी। नंबर टू पार्ट में पूछा है ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो ईएमएफ ये है, ये भी तो डबल हो जाएगी। यहाँ टू आएगा, अगर साथ में डबल हो जाएगी, टू आ जाएगा तो ये भी डबल हो जाएगी। डबल रीजनिंग क्वेश्चन है ये। नंबर थ्री पे पूछा है मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर। मैकेनिकल पावर रिक्वायर्ड टू रोटेट द जनरेटर, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये भी तो डबल लगेगी। अगर ये डबल, पहला क्वेश्चन तो ऐसे अजीब सा है इसका, ये डबल तो ये डबल ही हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई, ईएमएफ भी डबल हो जाएगा। मैकेनिकल पावर भी तो डबल ही लगेगी इसको रोटेट कराने के लिए। मैकेनिक, ये क्वेश्चन है, दिस इज अ क्वेश्चन, इसका आंसर ये भी डबल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। कल हम बहुत सारे मल्टीपल पे जाएंगे। आपने कोई बुक्स वगैरह परचेज की टर्म वन की, किसी बच्चे ने? क्लास ऑफ भी होने वाला है, किसी ने कोई टर्म वन की बुक परचेज की या नहीं, बताना मुझे। मार्केट में बुक्स आ गई हैं बेटा, अब नहीं परचेज की किसी ने? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, सभी क्लास में ही है।